Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Ikra Tariq and I am MPhil Pharmacy Practice, but I am going to discuss subject Pharmacognosy with all of you. फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन मेरे ख़्याल में ये एक बहुत मज़े का सब्जेक्ट है, क्योंकि इस सब्जेक्ट में हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिनको हमने देखा होता है और इस्तेमाल किया होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन से, जो कि ऐसी है कि फार्माकोग्नोसी इज़ द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स कहते हैं ख़ाम दवाओं को, ऑफ प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन, जो हम पौधों या जानवरों से हासिल करते हैं। यानी कि हम उन ख़ाम दवाओं को इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे जो कि हम आया पौधों से या हम जानवरों से हासिल करते हैं। अब द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी ये क्या चीज़ है? ये एक अमेरिका में कायम एक इदारा है जहाँ पे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अहम फ़ैसले किए जाते हैं और इनके फ़ैसलों को पूरी दुनिया में अहमियत और तस्लीम किया जाता है। अच्छा, अब वो इस सब्जेक्ट की तारीफ़ किस तरह करते हैं? द स्टडी ऑफ फ़िज़िकल, बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल ड्रग्स and their chemical constituents, as well as the search for new drugs from natural sources। कि हम क्या करते हैं कि हम नेचुरल ड्रग्स को, यानी कि हमने कोई भी दवाई है जो हमने जाकर डायरेक्ट किसी पौधे से या किसी जानवर से हमने हासिल की है, हमने उस दवाई की कोई भी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बच्चों उनको कहते हैं जो हम किसी भी तरीके से हम जिनको नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है। उनकी चीज़ें जो हमें बज़ाहिर नज़र आती हैं किसी भी दवाई की, ठीक है, उनका ख़द ख़ाल क्या है, उनको हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अब बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? यानी कि हमारे पास जो उनका कीमियाई स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, अब ये इसमें भी हमारे जब हम जिन बच्चों ने केमिस्ट्री पढ़ी है उनको पता होगा कि भी हमारे पास हम इनके जो है बायोकेमिकल स्ट्रक्चर्स वगैरह को हम बहुत इजीली जो है वो हम इनको स्टडी कर सकते हैं। और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि इंसानों के अंदर वो जाकर उन दवाइयों का क्या असर होता है। बायोलॉजिकल का बच्चों में मतलब होता है लिविंग बॉडीज़ से रिलेटेड। ठीक है, तो हम उनका क्या आते हैं एंड देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, कि वो किन कीमियाई अज्जा से मिलके बनी होती हैं। जैसे कि हम हर चीज़ जो है वो बहुत सी चीज़ें मिलके एक मुरक्कब होता है, इसी तरह हमारे पास जो क्रूड ड्रग्स होती हैं वो भी डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस से मिलके बनते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं इस सब्जेक्ट में, एज़ वेल एज़ द सर्च फॉर द न्यू ड्रग्स फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, कि हम नेचुरल सोर्सेज से ही मज़ीद नई से नई जो है हम कोशिश तलाश में रहते हैं कि हम जो है ना वो ड्रग्स जो हैं वो ढूंढ सकें। फार्माकोग्नोसी जो है वो यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो दो लफ्ज़ से मिलकर बना है। एक है फार्माकॉन का मतलब होता है ड्रग्स यानी कि दवाई, और गनोसिस का मतलब होता है नॉलेज यानी कि इल्म। यानी कि हमारे दवाइयों से रिलेटेड हम इल्म को जो है वो हम फार्माकोग्नोसी कहते हैं। अब जो ये वर्ड फार्माकोग्नोसी था, दो साइंटिस्ट हैं। एक है ऑस्ट्रियन फिजिशियन, जो ऑस्ट्रिया का एक डॉक्टर है, श्मिडिथ, उसने पहली दफ़ा ये टर्म यूज़ की इन 1811। और दूसरा साइंटिस्ट है सिडलर, उसने ये टर्म यूज़ की 1815 में अपने काम में। अब जो है जो फार्माकोग्नोसी जो ब्रांच है, शाख है, वो 19वीं सदी के आखिर में और 20वीं सदी के शुरू में इसको तस्लीम किया जाने लगा एक मेडिसिन की एक ब्रांच शाख के तौर पर, जिसमें क्या किया जाता था कि हम उन दवाइयों को स्टडी करते हैं जो बिल्कुल ही क्रूड फॉर्म में और अनप्रिपेयर्ड फॉर्म में, यानी कि जो बिल्कुल ख़ाम होती हैं, जिन पे कोई किसी किस्म का केमिकल प्रोसीजर नहीं किया होता। जैसे कि इसमें है कि हम कोई भी जाते हैं, पौधा है, आप देख लें कोई भी पुदीने का पौधा है, आप पुदीना भी जो है हमारे पास एक क्रूड ड्रग है। अब हम जाते हैं, तोड़ते हैं, उसके पत्ते तोड़ते हैं और उसका कावा बना के बच्चों पी लेते हैं। तो वो क्या है कि हमने क्या की है कि हमने उसको क्रूड फॉर्म में, अनप्रिपेयर्ड फॉर्म में किया है। अब हम इसको देखें कि अगर हमारे मार्केट में हम जिस तरह की टैबलेट्स वगैरह अवेलेबल हैं, सिरप्स वगैरह अवेलेबल हैं, वो क्या है कि वो पूरी जो है वो एक प्रिपेयर्ड फॉर्म में आती हैं, वो फैक्ट्रियों में बनती हैं, उनके लिए पूरे लेबॉर्ट्रीज़ में उन पर टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, फिर उनको जो है बॉटल्स में पैक किया जाता है, फिर उनकी पैकेजिंग होती है, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि उन पर कोई काम किया जा रहा है। तो वो हम आ जाते हैं मेडिसिन, हम उनको कहते हैं। लेकिन हमारे पास जो क्रूड ड्रग्स होती हैं वो हम क्या कहते हैं, रॉ फॉर्म में होते हैं। हम डायरेक्ट जाते हैं और पौधों से हासिल करते हैं और उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। चलते हैं अपनी दूसरी डेफिनेशन की, जो है क्रूड ड्रग्स की। फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में क्रूड ड्रग्स का जिक्र बारहा आएगा, तो इसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि क्रूड ड्रग्स असल में होती क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है, अ क्रूड ड्रग इज़ एनी नेचुरली अकरिंग
कुदरती तौर पे पाई जाती है। अनरिफाइंड सब्सटेंस जो कि बिल्कुल ही ख़ाम हालत में होती है। डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक, हासिल किया जाता है फ्रॉम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोर्सेज। ऑर्गेनिक का मतलब कुदरती और इनऑर्गेनिक का मतलब गैर कुदरती सोर्सेज से, सच एज प्लांट्स पौधे, एनिमल जानवर, बैक्टीरियाज बच्चों को पता होगा, ऑर्गन अज़ू अज़ू वजह और कहते हैं कि जिनका हमारी बॉडी में एक ख़ास फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे पास आँख है, वो देखने का काम करती है, वो भी एक ऑर्गन है। मैदा है, वो खाना हज़म करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो भी एक उज़ू है। तो इन सब चीज़ों को भी, तो जो हमारे पास ऑर्गन होते हैं उनसे भी क्या किया जाता है कि हमें कोई ड्रग्स हासिल की जाती हैं। और होल ऑर्गेनिज़म्स यानी कि पूरे के पूरा कोई भी ऑर्गेनिज़म, अब जैसे कि हम बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से हम इंसुलिन हासिल करते हैं। तो अब इन जो बैक्टीरिया है वो क्या है, होल ऑर्गेनिज़म क्या है, इंटेंडेड फॉर यूज़ इन, जिनका इस्तेमाल किया जाता है फॉर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब तशख़ीस, क्योर का मतलब इलाज, ट्रीटमेंट का मतलब बच्चों ट्रीटमेंट होता है कि जो दौरानिया डायग्नोसिस और कोई भी किसी बीमारी का इलाज होने तक का दरमियान तो दौरानिया होता है, उसे हम ट्रीटमेंट बोलते हैं। और द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ इन मैन और एनी अदर एनिमल्स, कि हम उसको क्या करते हैं कि हम कोई भी बीमारी से बचाव के लिए, कि आदमी और जानवर में बचाव के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसका जो ये लफ्ज़ी हमने डेफिनेशन पढ़ी, अब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। यानी कि हम क्या करते हैं, जो क्रूड ख़ाम दवा होती है वो हमारे पास बिल्कुल रॉ फॉर्म में, ख़ाम फॉर्म में हालत में जो दवाई होती है, जो उसको हम क्या हासिल करते हैं हम कुदरती और गैर कुदरती तरीक़ों से, पौधों से, एनिमल से, बैक्टीरिया से, ऑर्गन से और होल ऑर्गेनिज़म से हम हासिल करते हैं। और जिनका हासिल करने का क्या मकसद है कि इनसे क्या किया जा सके, इनसे तशख़ीस की जा सके, इनसे इलाज किया जा सके, इनसे क्या है कि हम मज़ीद बीमारियों से क्या है वो बचा जा सके, आदमियों में भी और जानवरों में भी। अब हमारे पास क्रूड ड्रग हैं, उनकी दो अक़साम हैं। एक को कहते हैं हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स और दूसरी होती है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो हम पहले डिस्कस करते हैं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स को। Organized drugs are the drugs that are obtained from the direct parts of the plants and containing cellular tissues are called as organized drugs। यानी कि ये वो ख़ाम दवाएं हैं जो कि हम डायरेक्ट किसी पौधे से हासिल करते हैं या उनका कोई हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, और उनको जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो उनके अंदर हमें सेलुलर स्ट्रक्चर्स या खुलिये हमें नज़र आते हैं। तो उन तरह की दवाइयों को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। और इनकी मिसाल आती है फूल, ठीक है, फूल भी किसी पौधे का डायरेक्ट हिस्सा आ जाते हैं। बीज, सीड्स, लीव्स, पत्ते, राइजोम, बच्चों इसको जज़र बोलते हैं। बार्क, इसका जो ये छाल होती है उसको हम बार्क कहते हैं। तो ये सब जो है वो हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स हैं। दूसरी टाइप है हमारे पास अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स की। द ड्रग्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट्स बाय फिजिकल प्रोसेस सच एज इंसिएंट, ड्राइंग और एक्सट्रैक्शन विद अ सॉल्वेंट एंड नॉट कंटेनिंग एनी सेलुलर प्लांट टिश्यूज आर कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। फॉर एग्जांपल लैटेक्स एंड ट्राइगाकैंथ एंड गम अकेशिया। यानी कि ये टोटली ऑपोजिट हैं जो हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स की। जैसे कि अब हमें इनको हासिल करने के लिए पौधों पे किसी ख़ास किस्म का अमल करना पड़ता है। जैसे कि इंसियन कहते हैं कट को, ड्राइंग खुश्क करना, एक्सट्रैक्शन का मतलब है निकालना, हाँ, उसको किसी प्रोसेस के ज़रिए या किसी सॉल्वेंट के ज़रिए। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब हमारी डेफिनेशंस प्रोसीड करेंगी। और इनमें क्या होता है कि हमारे किसी भी किस्म के खुलिये इनमें नहीं पाया जाता जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। तो इनकी हमारे पास एग्जांपल आती है लैटेक्स। लैटेक्स एक रबर लाइक मटेरियल होता है जो कि पौधों से हासिल किया जाता है। ट्राइगाकैंथ और गम अकेशिया बच्चों, ये हमारे पास दो तरह की बूंदें आती हैं, ठीक है। तो हम उनको भी हम क्या कहते हैं, वो अनऑर्गेनाइज्ड हमारे पास ड्रग्स हैं। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है जो कि है एंजाइम्स का। अब एंजाइम्स क्या होते हैं, ये एक कीमियाई मादा है जो एक ख़ास किस्म के खुलिये जो कि इन जानदारों में पाए जाते हैं उनसे पैदा होता है, और उनमें ये सलाहियत होती है कि ये जानदारों में किसी भी केमिकल रिएक्शन को मुतासिर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट जो है वो हमारे पास कीमियाई मादा है जो जानदारों में रिएक्शन को तेज़ करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ख़ुद बज़ाहिर ये रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते। अब सारे जो हमारे पास एंजाइम हैं वो कैटलिस्ट होते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, लेकिन सारे कैटलिस्ट जो हैं वो एंजाइम्स नहीं होते, क्योंकि एंजाइम सिर्फ जानदारों से हासिल होते हैं। और कैटलिस्ट जो हैं वो हमारे पास इनऑर्गेनिक सोर्सेज यानी कि गैर नामियाती ज़राए
यानी कि जो जानदारों और पौधों से हासिल नहीं होते, हमें उन्हें क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। अब देखते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की क्या डेफिनेशन है। वो तमाम केमिकल्स जिनमें कार्बन ख़ासूसी तौर पे पाया जाता है, या वो चीज़ें जो जानवरों या पौधों से हासिल होती हैं, हम उन्हें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो टोटली मुख्तलिफ होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो तमाम चीज़ें जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता, या वो चीज़ें जो नहीं पाई हासिल की जाती जानवरों और पौधों से, हम उन्हें इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। सबस्ट्रेट। अब एंजाइम्स ने अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए उन्हें ख़ास किस्म के मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच होना पड़ता है, उन्हें जो है हम सबस्ट्रेट कहते हैं। अब आपके सामने एक डायग्राम आ रही है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पर्पल कलर का जो एक मॉलिक्यूल आपके नज़र आ रहा है वो है सुक्रेज एंजाइम्स। अब जितने भी एंजाइम्स होंगे उनकी पहचान आप इस तरह करें कि उनके एंड पे एज लगता होगा, वो एंजाइम होगा। अब इस एंजाइम ने के अंदर आप एक तो स्मॉल सर्कल्स देख रहे हैं जिनको हम कहते हैं एक्टिव साइट। अब इसी एक्टिव साइट पे हमारा क्या करेगा, सबस्ट्रेट अटैच होगा। अब सबस्ट्रेट कौन सा है हमारे पास है सुक्रोज़। जो हम घरों में चीनी इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम सुक्रोज़ कहते हैं। अब हमारे पास ये सुक्रोज़ जो है वो एंजाइम्स के साथ अटैच होगा एट एक्टिव साइट। इससे के बाद क्या बनेगा, हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस सब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की जो है वो ब्रेकडाउन होगी, हाइड्रोलिसिस होगा, वाटर रिलीज़ होगा, और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या गए हैं, बन जाएंगे, जिसमें हमारे पास आएगा फ्रुक्टोज़ एंड ग्लूकोज़। एंड प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी का। हाइपर सेंसिटिविटी को उर्दू में इंतहाई हसासियत कहते हैं। चलें अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन को। इंतहाई हसासियत इस अमल को कहते हैं जब इंसानी जिस्म में मौजूद क़ुव्वत मुदाफ़ियत कोई नुकसानदेह, बेआरामी और कभी कभार ख़तरनाक किस्म का कोई रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, तो उसे हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी की एक मिसाल है जिसको हम एलर्जी कहते हैं। अब एलर्जी की डेफिनेशन है, अब एलर्जी की तारीफ़ जो है ब्रिटिश इम्यूनोलॉजिकल सोसाइटी, जो कि एक इदारा है बरतानिया में, अब वो इसकी तारीफ़ इस तरह करते हैं कि एलर्जी एक ख़ास किस्म की हसासियत है जो तब होती है जब इंसान किसी फ़ॉरेन पार्टिकल्स या ज़र्रात से अयां होता है, और ये फ़ॉरेन पार्टिकल्स जो हैं वो प्रोटीन नेचर की होती हैं और आम तौर पर बाकी लोगों के लिए बेज़रर लेकिन कुछ के लिए एलर्जी का बाइस बनती हैं। एलर्जी जो है इसे हम हाइपर सेंसिटिविटी की पहली किस्म यानी कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। एंटीबॉडीज़ अपनी नेचर में प्रोटीन होती हैं और इन्हें इंसानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत किसी नुकसानदेह सब्सटेंसेस से बचने के लिए प्रोड्यूस करती हैं। इसका मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँगी, जैसे बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए ख़तरनाक हैं, वो हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। जब इंसानी जिस्म इनसे अयां होता है तो वो इनसे मुकाबला करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है एलर्जेंस की। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो एलर्जी का बायस बनते हैं। कुछ इंसानों में जब वो इन सब्सटेंसेस से आया होते हैं तो उनकी बॉडी इन्हें ख़तरे के तौर पे समझती है, लेकिन बहुत से इंसानों में यही सब्सटेंसेस बिल्कुल बेज़रर होते हैं। इसकी चंद एग्जांपल्स हैं पोलन जो पौधों का रुआं होता है, डस्ट, धूल मिट्टी, ड्रग्स, ख़ास किस्म की अद्वियात जिनमें सेफ्ट्राइज़ोन का इंजेक्शन सरफहरिस्त है, परफ्यूम्स, खुशबूदार चीज़ें, पौधे और धुआं वगैरह। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास क्रोमेटोग्राफी का। तो चल के देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन को। जो क्रोमेटोग्राफी है ये एक सेपरेशन टेक्निक है जो आम तौर पे केमिस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है। इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए कंपाउंड्स को सेपरेट किया जाता है उनकी पोलैरिटी डिफरेंस की बेस पे। अब पोलैरिटी डिफरेंस है क्या, हमारे पास जितने भी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं वो मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। अब इन सब्सटेंसेस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा पोलर हो जाएंगे। हमारे पास सबसे ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल जो है वो वाटर है और सबसे कम जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। हमारे पास कोई भी तरह का मिक्सचर हो हम उसको दो तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। एक है हमारे पास एक्सट्रैक्शन का तरीका और दूसरा है क्रोमेटोग्राफी का तरीका। अब एक्सट्रैक्शन जो है इसमें क्या होता है, जो कंपाउंड सेपरेट किए जाते हैं उसकी बुनियाद होती है हमारे पास सॉल्युबिलिटी की। यानी कि आपने सुना होगा एक लॉ होता है लाइक डिज़ोल्व लाइक, जैसे कि पानी वाली जिसमें पानी मौजूद होता है वो पानी ही में डिज़ोल्व होता है, और जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि पेट्रोल वगैरह वो क्या करेंगे, ईथर वगैरह वो क्या करेंगे, उसी तरह के ही महलूल से वो क्या करेंगे, वो सेपरेट किए जाएंगे, उनको किया जाता है। इसी तरह जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी होता है इसमें हम क्या करते हैं, मिक्सचर जो होता है उसको सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी डिफरेंस के। ठीक है,
क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है वो हमारे पास दो फेजेस पे मुश्तमिल में होती है। एक को हम स्टेशनरी फेज़ कहते हैं और दूसरे को मोबाइल फेज़ कहते हैं। स्टेशनरी फेज़ जो है नाम से जैसे ज़ाहिर हो रहा है कि ये वो फेज़ होता है जो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता, स्टिल रहता है। ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं पेपर, टैल्क, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और एक्टिवेटेड चारकोल। ये जो है टाल्क, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम और एक्टिवेटेड चारकोल्स जो हैं ये हमारे पास सारे पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं। तो इनको क्या किया जाता है, इनको प्लेस किया जाता है किसी हार्ड सरफेस पे जैसे कि ग्लास वगैरह। अब मोबाइल फेज़ क्या होता है कि ये वो क्रोमेटोग्राफी प्रोसीजर का हिस्सा है जो हरकत कर सकता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है पेट्रोलियम ईथर, प्रोपानॉल, एथेनॉल एंड एसीटोन वगैरह की। आरएफ वैल्यू स्टैंड्स फॉर रिटार्डेशन फैक्टर या रिटेंशन फैक्टर। अब ये क्या होता है, ये हमारे पास रेशो आती है दो चीज़ों के दरमियान, डिस्टेंस कवर्ड बाय द सब्सटेंस और डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट। अब इसकी जो रेशो होता है ये हमेशा 1 से लेस होनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एक्सट्रैक्शन का। एक्सट्रैक्शन केमिस्ट्री का एक ख़ास प्रोसीजर है जिसमें हम मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स को अलहदा किया जाता है उनकी रिलेटिव सॉल्युबिलिटी या हल पजीरी की बुनियाद पे। यानी हमारे पास एक सैम्पल मिक्सचर है जिसमें से हमने एक अपने डिज़ायर्ड कंपाउंड जो है हमें चाहिए, हमने उसको निकालना है। तो हम इस सैम्पल को दो लिक्विड सॉल्वेंट्स में हम ऐड करेंगे और जो आपस में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। यानी कि इन दो लिक्विड में से एक जो सॉल्वेंट होगा वो एक्वस यानी वाटर होगा और दूसरा जो होगा वो ऑयली होगा। अब हमारे सैम्पल जो कंपाउंड पोलर होंगे वो जो है वाटर फेज़ में डिज़ोल्व हो जाएंगे और जो ऑयली कंपाउंड्स होंगे वो ऑयल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे। इस तरह हमारे सैम्पल मिक्सचर की सेपरेशन हो जाएगी। मेंस्ट्रुम की डेफिनेशन ये है कि जो हम लोग सॉल्वेंट यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए उसको हम मेंस्ट्रुम कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगी, जैसे अब हमने पुदीने का कहवा बनाना है। तो पुदीना हमारे पास एक रूट ड्रग है, हम उसका कहवा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक लिक्विड यूज़ करते हैं जो कि पानी होता है। अब जो पानी है वो हम उसको क्या कहेंगे, वो हमारे पास मेंस्ट्रुम है। और अब इसी प्रोसीजर के अंदर जो हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल आएगा, जो यानी कि एक्सट्रैक्शन हो गई है पुदीने की वाटर के अंदर, तो जो वो उसका लेफ़्ट ओवर लीव्स होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मार्क। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन टेक्निक्स की। एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हुए किया जा सकता है। इन टेक्निक्स में आती हैं इन्फ्यूजन, डिकॉक्शन, मैसेरेशन, पर्कुलेशन, डाइजेशन एंड कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन। अब हम इन टेक्निक्स को डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी फ़र्स्ट टेक्निक से जो है इन्फ्यूजन। इस प्रोसेस में हम एक वेसल लेते हैं और उसमें हम क्रूड ड्रग्स या कुटी हुई क्रूड ड्रग्स लेते हैं और उसके ऊपर से हम हॉट मेंस्ट्रुम या सॉल्वेंट डाला जाता है और इस मिक्सचर को काफ़ी टाइम के लिए यूं ही रहने देते हैं। इस तरह से जो क्रूड ड्रग होती हैं उनमें से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स निकल के मेंस्ट्रुम में शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक आती है वो डिकॉक्शन की है। ये वाला डिकॉक्शन जो प्रोसेस है हमने आमतौर पर अपने घरों में भी देखा होगा चाय या कॉफ़ी बनाते हुए। इस टेक्निक में क्रूड ड्रग्स जो है उनको पाउडर फॉर्म में किया जाता है और उसे मेंस्ट्रुम या वाटर के साथ बॉयल किया जाता है एक ख़ास मुकर्ररा टाइम तक। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक आती है उसे हम कहते हैं मैसीरेशन। इस टेक्निक में हम क्रूड ड्रग्स को पाउडर फॉर्म में करते हैं और उन पाउडर क्रूड ड्रग्स को एक मलमल के कपड़े में ऐड कर देते हैं, उसकी एक पोटली बना देते हैं और उस पोटली को हम अपने मेंस्ट्रुम में डिप किया जाता है फॉर 2 to 14 डेज़। नेक्स्ट टेक्निक जो हमारे पास आती है उसे हम पर्कुलेशन कहते हैं। अब इस टेक्निक में हम पर्कुलेटर का इस्तेमाल करते हैं जो एक वेसल शेप का होता है। अब इसमें डायग्राम आपके सामने आ रही है, ये देखें वेसल है जहाँ पे हम इसकी बॉटम पे एक ग्लास वूल जो है वो इंसुलेशन जो प्रोवाइड करता है वो उसको रखते हैं। उसके ऊपर हम अपनी क्रूड ड्रग रखते हैं और उसमें फिर उससे ऊपर हम फ़िल्टर पेपर को प्लेस करते हैं, वॉश सैंड को करते हैं और उससे ऊपर हम अपना जो है मेंस्ट्रुम उसको पोर करते हैं। अब इसे क्या होता है कि मेंस्ट्रुम जो है वो आपका जो है फ़िल्टर पेपर और वॉश सैंड से पास होता हुआ ड्रग के ऊपर आएगा और ड्रग से क्या करेगा, वो नीचे जो है वॉल्व्स के थ्रू हमारे पास एक वेसल में आ जाएगा और हम जो हमारे पास जो लिक्विड ऑब्टेन होगा हम उसको क्या कहेंगे, परकोलेट। और उसके अंदर जो हमारे पास है रिक्वायर्ड जो कंपाउंड है वो उसमें हमारे पास शामिल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक आती है वो डाइजेशन में है। डाइजेशन उसे कहते हैं, डाइजेशन बेसिकली हमारे पास मैसेरेशन ही की किस्म है, लेकिन जो मैसेरेशन और डाइजेशन में डिफरेंस ये है कि डाइजेशन में हम हल्की सी जो है वो हीट को अप्लाई किया जाता है, बल्कि जबकि मैसेरेशन में हम क्रूड ड्रग्स को एक पोटली में डालकर मेंस्ट्रुम में डिप कर देते हैं, उसमें हम कोई हीट वगैरह नहीं अप्लाई करते, लेकिन डाइजेशन में हम जेंटल हीट जो है वो अप्लाई करते हैं। लास्ट टाइप आती है हमारे पास कॉन्टिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन की। इस एक्सट्रैक्शन को कैरी आउट करने के लिए हम सॉक्सेज ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं।
ये डायग्राम आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है। यहाँ डिस्टिलेशन फ्लास्क में हम मेंस्ट्रुम लेते हैं और इसे हीटअप किया जाता है। हीट करने से मेंस्ट्रुम के वेपर्स बनते हैं जो ऊपर कंडेंसर की तरफ जाते हैं और उन्हें कंडेंस किया जाता है लिक्विड फॉर्म में। यह लिक्विड फॉर्म ड्रग चैम्बर में पड़े सैंपल पे गिरते हैं और वहाँ से सेपरेशन होती है सैंपल की और एक्टिव इंग्रेडिएंट दोबारा से फ्लास्क में इकट्ठा किया जाता है। इस तरह हमने एक्सट्रैक्शन चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी उनको हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब हम डिस्कस करेंगे अल्कलॉइड्स को। अल्कलॉइड्स आर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स दैट कंटेन एटलीस्ट वन नाइट्रोजन एटम, यानी कि अल्कलॉइड्स को पौधों और जानवरों से हासिल किया जाता है और जब हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें लाजमन एक नाइट्रोजन का एटम ज़रूर होता है। यहाँ पे मैंने अल्कलॉइड्स का एक पिक्चर्स अटैच किए जहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके स्ट्रक्चर्स में एक नाइट्रोजन एटम लाजमी जो है वो प्रेजेंट है। यही इनकी पहचान है कि ये अल्कलॉइड्स हैं। इन अल्कलॉइड्स के बेशुमार फार्माकोलॉजिकल यूजेस हैं, जैसे ये एंटी मलेरियल्स, एंटी एस्थमेटिक, एंटी कैंसर, एनाल्जेसिक, एंटी हाइपरटेंसिव और एंटी अरिथमेटिक के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अल्कलॉइड्स का इस्तेमाल एहतियात के साथ किया जाता है क्योंकि ये जहरीले भी होते हैं। इनके एग्जांपल्स में रॉवुल्फिया, कैथरेंथस, एफिड्रा, ओपियम, नक्स वोमिका, बेलाडोना जो है ना वो आती हैं। नेक्स्ट क्लास आती है हमारे पास ग्लाइकोसाइड की। ग्लाइकोसाइड भी जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और जब हम इनकी ब्रेक डाउन करते हैं वाटर की प्रेजेंस में, जैसे हाइड्रोलिसिस कहते हैं, तो इनमें से ये एक शुगर पार्ट जैसे ग्लाइकोजन और एक नॉन शुगर पार्ट एक ग्लाइकोजन रिलीज़ करते हैं। ग्लाइकोसाइड्स के हमारी बॉडी के लिए बेतहाशा फ़वाइद हैं और ये ग्लाइकोसाइड्स भी पौधों से हासिल किए जाते हैं। इनके यूजेस में हमारे पास आता है परगेटिव का मतलब है स्टूल सॉफ्टनर, यानी कि जो ये हमारा पखाना होता है उसको नरम करते हैं। कैथार्टिक, जब हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का परगेटिव हो हम उसे कैथार्टिक कहते हैं। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब है बलगम खारिज करने के लिए। डिमल्सन का मतलब होता है कि ये हमारी स्किन को जो है ना प्रोटेक्ट करते हैं मज़ीद इरिटेशन के लिए। इमोलिएंट का मतलब होता है अपनी जिल्द को मज़ीद नरम करने के लिए। डायूरेटिक का मतलब होता है पेशाब आवर। नेक्स्ट क्लास आती है हमारे पास वोलेटाइल ऑयल्स की। वोलेटाइल ऑयल्स को एसेंशियल ऑयल्स भी कहा जाता है। कुछ प्लांट्स में नेचुरली तौर पे वोलेटाइल ऑयल्स पाए जाते हैं। इनको वोलेटाइल ऑयल इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादातर क्रूड ड्रग्स में से ये अपने आप रिलीज़ होते रहते हैं और इनमें से ख़ास किस्म की खुशबू आती रहती है। ये खुशबू टर्पीन्स और ईस्टर की वजह से आती है। वोलेटाइल ऑयल्स जो हैं वो हमारे पास फ़ेनल में यानी सौंफ, कैरावे यानी ज़ीरा, स्पेयरमिंट और पेपरमिंट यानी कि पुदीना और जंगली पुदीने इसकी एग्जांपल्स में आते हैं। अब इसके इस्तेमाल में हमारे पास आता है फ्लेवरिंग एजेंट यानी कि जायके के लिए, कार्बोनेटिव यानी हाजमे के लिए और स्टोमैटिक यानी कि पेट दर्द के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं। अगली क्लास हमारे पास आती है रेजिन्स की। रेजिन्स येलो और ब्राउन कलर्स के होते हैं जो कि ख़ास किस्म के दरख्त जैसे पाइन के दरख्त से हासिल की जाती है। इस दरख्त को ज़रब लगाकर राल हासिल की जाती है और ये जो राल होती है इसको सुखाया जाता है और इसको वार्निश, प्लास्टिक और दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल की जाती है। अगर हम इसके इस्तेमालात में की बात करें तो ये हमारे लिए एक्सपेक्टोरेंट बलगम खारिज करने के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट जायके के लिए, कार्बोनेटिव हाजमे के लिए खसूसी तौर पे इस्तेमाल की जाती है। अब रेजिन्स हमें किन पौधों से हासिल की जाती है उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एसिफेटिडा को उर्दू में हम हींग कहते हैं, जिंजर को अदरक कहते हैं और कोलोसिंथ को कोरतुमा कहते हैं। इन सब पौधों से हमें रेजिन्स हासिल किए जाते हैं। अगली क्लास आती है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की, जिनका हम सबको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा। कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेटेड कार्बन भी कहते हैं। इनको इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स अटैच होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की जब ब्रेकडाउन की जाती है वाटर की मौजूदगी में, जिसे हाइड्रोलिसिस कहा जाता है, तो इसके नतीजे में हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स जो हैं वो मिलते हैं। यानी कि जब हम कार्बोहाइड्रेट की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें दो तरह की शुगर जो है वो हासिल होती हैं। एक शुगर को हम एल्डो शुगर कहेंगे और दूसरी शुगर को हम कीटो शुगर कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स हम पौधों से हासिल करते हैं और ये हमारी खुराक के तौर पर हम इनको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारे पास चावल आ गए, गंदम आ गई। अब इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आते हैं गम्स को गूंद कहते हैं। हमारे पास दो तरह की गम्स हैं, अकेशिया और ट्रैगाकैंथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास एगर जो है वो हमारे पास जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो समुद्री पौधे एल्गी से हासिल किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टार्च में हमारे पास कॉर्न स्टार्च, व्हीट स्टार्च और राइस स्टार्च आते हैं। अब अगर हम इनके इस्तेमालात की बात करें तो ये हमें ख़ास तौर पे खुराक के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा इसमें ये है कि ये हम बाइंडर के तौर पे दवाइयाँ बनाने के में भी इस्तेमाल किया जाता है ये।
अगली क्लास आती है हमारे पास टैनिन्स की। टैनिन्स ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, यानी कि कुदरती तौर पे ये पौधों और जानवरों से हासिल होते हैं। इनके अंदर नाइट्रोजन का आइटम नहीं पाया जाता, जैसे कि अल्कलॉइड में लाजमन पाया जाता है, लेकिन टैनिन्स में नहीं पाया जाता। और इनका रंग हल्के पीले रंग और ब्राउन कलर का होता है और इनकी कोई ठोस शक्ल नहीं होती। ये चमड़े और कपड़ों को रंगने के लिए इस्तेमाल होता है। इनसे इंक बनाई भी जाती है। इनमें कुदरती तौर पे तेज़ाबियत पाई जाती है और ये एस्ट्रिंजेंट के तौर पर, यानी कि मसल्स को सिकुड़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स की बात करें तो कैटिकू, जिसे कत्था कहते हैं, और नट गॉल वगैरह आते हैं। आखिरी क्लास जिसे अब हम डिस्कस करेंगे वो है फिक्स्ड ऑयल्स। ये फिक्स्ड ऑयल्स टोटली ऑपोजिट हैं वोलेटाइल ऑयल्स के। वोलेटाइल ऑयल्स जो हैं वो हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन फिक्स ऑयल्स में ये खसूसियत होती है कि ये जहाँ पे भी आप इन्हें रखेंगे ये वहीं पे रहेंगे, ये एवापोरेट नहीं करेंगे। ये वो तेल हैं जिनमें फैटी एसिड्स की लंबी चेनें पाई जाती हैं, जिनकी वजह से इनका वज़न बढ़ जाता है और इसलिए इनसे इजीली एवापोरेट नहीं किया जाता। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें हमारे पास कॉड लिवर ऑयल और आमंड ऑयल आता है। इसके यूजेस में आता है कि ये ऑयल्स जिल्द को नरम करने के लिए, ख़ारिश से निजात हासिल करने के लिए, पखाने को कुछ हद तक नरम करने के लिए और ऑयली इंजेक्शंस में बेस के तौर पर ये इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया।